हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन वही 30 में से 30। आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। कुछ लोग कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। सबसे पहले मैं आपको एक सच बताऊं, ये जो रीजनिंग है लॉजिकल, ये लॉजिक से कनेक्टेड है। केवल एक स्टूडेंट को नहीं बल्कि एक आम इंसान को, एक इंसान जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है उसको भी इसका बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली इस लॉजिकल पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझें। क्या फायदा होगा इससे? पहली चीज, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है। हम शुरुआत करेंगे अजम्पशन से, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में सारी एलआर के बारे में ब्रीफ करता हूं ताकि आपको एक रफली आइडिया लग जाए। पहला चैप्टर होता है अजम्पशंस, पूर्व धारणाएं, कुछ कहते हैं मान्यताएं। करना क्या है, एग्जामिनर हमें एक स्टेटमेंट देगा, कथन देगा, उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं होंगी और हमें पता लगाना होगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, जिसे सही भाषा में कहते हैं क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। हमें अगर अजम्पशन की अच्छी जानकारी हो तो क्या कर सकते हैं, आपसे आम जिंदगी में जैसे लोग बात करते हैं तो उनके बात करने के तरीके से, शब्दों के प्रयोग से आपको यह पता लग सकता है कि उस सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अजम्पशन यानी कि सोच इंसान के दिमाग में पहले आती है और कथन उसके बाद निकलता है। सबूत ये, एक बात बताइए, अभी मैं इस क्लास में कुछ बता रहा हूं, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? मेरे मुंह से वही निकल रहा है जो मैं निकालना चाहता हूं, यानी मैं जो बोलना चाहता हूं वही मेरे मुंह से निकल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि मैं सोच पहले रहा हूं और बोल बाद में रहा हूं। अब एग्जाम में क्या होता है कि स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछा कि इसका अजम्पशन क्या है। दूसरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष। सामने वाले को जो बोलना था सो बोल दिया, घुमा फिराकर बोल दिया। अब आपका काम क्या है? कंक्लूड करना, आप वो सामने वाला कहना क्या चाहता है। तीसरा चैप्टर होता है कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई करना। कोई भी घटना घटित होने के बाद कोई एक्शन लिया जाए तो उसके लिए आपको लाइफ में जो भी घटना घटित हुई उसके रेलिवेंट आपको नॉलेज तो होना चाहिए। चौथी चीज होती है तर्क देना, आर्ग्यूमेंट करना। तो अगर हम कहीं पर जीडीज में पार्टिसिपेट करें, ग्रुप डिस्कशंस में, तो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति 15 मिनट बोल रहा है और दुनिया सोच रही है अरे कब चुप होगा, और कोई 2 लाइन बोलता है लेकिन उसमें मजा आ जाता है। तो हमें देखते हैं कंटेंट में कितना दम है, तभी वो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, एक्शन कहलाते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जबकि असम्पशन और कंक्लूजन कहलाते हैं वैलिड और इनवैलिड। एक चैप्टर बनता है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। 2 घटनाओं में आपस में तालमेल बनाना है कि कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। कहीं दोनों ही कारण तो नहीं है, कहीं दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव तो नहीं है, और बहुत सारी बातें। अगर आप एलआर को अच्छे से जानते हैं तो आम जिंदगी में ठगी मुश्किल होगी आपसे। आपको पता लगना चाहिए, आपको यह जीवन में पता होना ही चाहिए किसी के बात करने के तरीके से, उसके हाव भाव से, कि सामने वाले के दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है। और मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूं असम्पशंस के माध्यम से। देखो, मैं आपको सच बताऊं, असम्पशंस का मतलब क्या है? किसी का चेहरा पढ़ना, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, उसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, मेरी ये अश्योरेंस है कि इन चैप्टर्स को करने के बाद, टाइम लगेगा इसमें, एक सेशन नहीं कई सेशंस होने वाले, लेकिन आज हम अजम्पशन कंप्लीट करेंगे, एक एक करके का बात करेंगे। मेरे सेशंस को अटेंड करने के बाद यह मेरा दावा है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता, और टाइम लगने का तो सवाल ही नहीं है, आप पढ़ोगे और आंसर दोगे। मैं आपसे बताऊं कि इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए हैं। अजम्पशंस के लिए 9 रूल्स हैं मेरे पास में। पहले हम क्या करते हैं, अभी 5-10 मिनट लगेंगे, पहले उन 9 रूल्स को ब्रीफ कर लेते हैं। और आपको जब ये मैं आप बता रहा हूं तो आप भी क्या करेंगे, नोटबुक्स अपने हाथ में रखेंगे और पॉज कर करके उन रूल्स को लिखते चले जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में भी हमेशा मैं क्या करता हूं, पहले रूल्स बताता हूं, कॉन्सेप्ट करता हूं, फिर क्वेश्चंस लाते हूं मेरे और पुराने आपके एग्जाम्स के सारे, फिर आपको क्लिक करते ही टिक 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 हो जाएगा। क्यों? आपको लगेगा हाँ ये वाला रूल
ये वाला रूल, ये वाला रूल, और रूल बहुत आसान होते हैं। चलिए हम काम को शुरू करते हैं। देखिए अजम्पशंस, सबसे पहली चीज आप जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, ये सामने जो एग्जामिनर है वो हमें क्या देने वाला है, ये चैप्टर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और मैं आपको सच बताऊं, ये जो लॉजिकल पार्ट है ये इतनी गहराई लिए हुए है, केवल अजम्पशन को लेकर मैं 20 घंटा डिस्कस कर सकता हूं, इतना कंटेंट है, इतना सब कुछ है। बट मैं आपको वो करवा दूंगा केवल जिससे आपका एग्जाम में पार लग जाए, है या नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अजम्पशन, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये आपके रेलवेज में भी आता है, बैंक एग्जाम्स में बहुत अच्छे लेवल पर आता है, इवन मैं बात करूं कैट के एग्जाम में, क्लेट के एग्जाम में, और हर एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। क्योंकि सुनना ध्यान से, बाकी सारी रीजनिंग में क्या है, कैलकुलेटिव पार्ट है साहब। सिलोजिज्म में अगर वेन बनाना आता है तो आ जाएगा, इक्वलिटी में बनाना आता है तो आ जाएगा, डायरेक्शन में दिशाओं का पता है तो आ जाएगा, क्लॉक कैलेंडर में कैलकुलेशन आ जाएगा, है कि नहीं, नंबर सीरीज में नंबर पता है तो हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा नियमों से परे है, इंसान को थोड़ी अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाना है। आप इसमें लगातार बने रहिए, मैं स्पेशली सेशन के लिए बोल रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपको कई बार लगेगा कि हाँ यार हम जिंदगी में यहां पर ऐसा समझ जाता है इसके बोलने से, जबकि होता ऐसा नहीं बल्कि उल्टा है। होता अक्सर क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस चैप्टर में कि आंसर कुछ और होता है और उन्हें लगता कुछ और है। और मैंने आपको पता है ना, आज तक मैंने कोई चीज आपको डायरेक्ट नहीं दी है, मैंने हमेशा आपको पहले प्रूफ किया है कोई ना कोई तरीके से। तो यहां भी हम बात करेंगे। एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा, जो एग्जामिनर आपको देगा वो क्या देगा साहब, वो देगा कथन। और मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक शब्द का नाम है अजम्पशंस, और अजम्पशंस जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं। इसे मान्यताएं भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, मान्यताएं। मैंने इसलिए नाम लिखा क्योंकि नाम से मीनिंग और अच्छा क्लियर होगा। एक शब्द मैं और लिखना चाहता हूं क्योंकि उसके बिना ये मेरी बातचीत अधूरी रह जाएगी। वो क्या है बताइए, कंक्लूजन्स, यानी कि निष्कर्ष। अगर आपने इस थीम को नहीं समझा, 3 स्टेप में मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। पहला मैं आपको पहले थीम समझाता हूं कि अजम्पशन में एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, ढूंढना क्या है, पता क्या लगाना है, कैसे पता लगेगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको 9 नियम सिखाता हूं। 9 नियम सिखाने में 9 ही मिनट लगने वाले हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल होंगे। फिर मैं उन 9 नियमों की आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं, और फिर आप दुनिया का कोई भी प्रश्न उठा लाइएगा अजम्पशन का, वो 9 नियमों को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको आज इसी सेशन में सब पता लग जाएगा। अब जरा देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट एग्जामिनर देगा, ये अजम्पशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन इस कथन, इसको क्या बोलते हैं, कथन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बल्कि ये 9 के अलावा नियम है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट तो नियम यही है। मैं इसको भी नियम बोल सकता हूं, इसको शामिल करूंगा तो 10 नियम हो जाएंगे। देखो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन को मैं कहूंगा, अजम्पशन कथन का प्रीवियस स्टेप है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, प्रीवियस स्टेप। और ये कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन इस कथन का नेक्स्ट स्टेप है। अब आप मेरी बात को समझो, आपको एग्जाम में क्या मिलने वाला है, आपको एग्जाम में कथन मिलने वाला है, और आपसे या तो पूछा जाएगा अजम्पशन या पूछा जाएगा कंक्लूजन। और चैप्टर्स में बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन सब आएंगे, बट अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अब दिक्कत क्या, अजम्पशन पहले आता है या स्टेटमेंट पहले आता है। मैंने आपसे कहा ना, इंसान कोई भी हो वो सोचता पहले है और बोलता उसके बाद है। यह बात अलग है कि यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन कितना सोचने में वक्त लेता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं मोदी जी जब भाषण देते हैं तो ज्यादा नहीं सोचते है ना, लेकिन फिर भी हल्का सा पॉज आता है। जबकि मनमोहन सिंह जी जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, अगर आपने भाषण सुना हो वाजपेयी जी का, तो वाजपेयी जी बहुत सोचते थे फिर बोलते थे। वो ऐसे बोलते थे, मेरे देश को इस बात की जरूरत है कि
यानी कि बीच का जो पॉज का टाइम है वो कहां जा रहा है? सोचने में। और वो सोचना है वही क्या है बताइए? अजम्पशन है। मान्यताएं मान ली जाती है। इस अजम्पशन को मैं कहूं तो सिर्फ ये दो चीजें हैं, सिर्फ ये दो चीजें हैं अजम्पशन में। क्या? पहला, एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान बोलने से पहले जो सोचता है, बोलने से पहले क्या करता है? वो सोचता है, वो अजम्पशन है। और दूसरी वो चीजें हैं जो इंप्लाइड हैं, मान ली जाती है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? अगर किसी ने कहा, किसी को अपन को मालूम है कि उसके 70% मार्क्स आए और 68% से सारे ऊपर वालों को पास कर दिया, तो हमने मान लिया सब तू भी पास हो गया होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? अगर मैं बात करूं, और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है नेक्स्ट स्टेप। अब ये मेरा कथन है, उससे पहले जो सोचा वो अजम्पशन, और बोलना था जो बोल दिया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब कंक्लूजन निकालने की बात की जाएगी, निष्कर्ष, तो जो कथन होगा ना वो सीधे सीधे नहीं होगा, घुमा फिरा करके होगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से बात करते हो कि साहब ये एक काम करवाना है, मैं एलिजिबल भी हूं, और उसके टोन से वो घुमा फिरा करके बोलता है और आपको सीधे सीधे मना नहीं करता, लेकिन घुमा फिरा करके इनडायरेक्टली कथन निकलते हैं उसके मुंह से, और आप क्या कंक्लूड कर लेते हो कि काम नहीं हो सकता। लेकिन सीधे सीधे कर देगा तो फिर आपके पास क्या बचेगा कंक्लूजन निकालने के लिए? जरा देखिए, मैं नियमों से आपसे बात करता हूं। पहला नियम, सभी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा? अजम्पशन वो है जो कथन से पहले आता है। इंसान सोचता पहले है और बोलता उसके बाद है। अब देखो रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। पॉसिबिलिटी शोइंग वर्ड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं बाहर निकल गया हूं, बल्कि आप पॉज करके प्लीज इसको नोट कीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या दिखाते हैं? संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। पॉसिबिलिटी कैसे? मे, माइट, शुड, मोस्ट, मैनी, अ फ्यू, अ लिटिल, जनरली, इन जनरल, ये सारे शब्द क्या दिखा रहे हैं बताइए? संभावना दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अगर ये शब्द अजम्पशंस में या निष्कर्षों में, देखो अजम्पशन और कंक्लूजन हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे दो पहलू हैं? एक सिक्के से पहले आता है, कथन से पहले जो सोचते हैं वो अजम्पशन है, और कथन के बाद जो निकालते हैं वो कंक्लूजन है। लेकिन सुनो, कंक्लूजन तुलनात्मक रूप से आसान है, जबकि अजम्पशन इसलिए मुश्किल है कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला और उसने बोलने से पहले क्या सोचा, वो पता लगाना मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, यह आसान बन जाएगा अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। जरा देखो, ये जो पॉसिबिलिटी दिखाने वाले शब्द हैं, अगर ये अजम्पशंस में प्रयोग किए जाते हैं तो सामान्यतः, सारी बातें सुनिएगा एक एक शब्द, सामान्यतः ऐसी अजम्पशंस क्या होती है भाई? ऐसी अजम्पशंस वैलिड यानी कि सही मानी जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि साहब मैंने कल मोहन को घर पर बुलाया है। मेरा स्टेटमेंट क्या है? मैंने कल मोहन को घर पर बुलाया है। कुछ मोहन कौन है? इलेक्ट्रिशियन है। मैंने कल उसको घर पर बुलाया है, यस्टरडे, टुमारो। अब मैंने उसको बोला, कॉल किया, उसने कहा साहब मैं कल आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा, प्रॉमिस आ जाऊंगा। अब अजम्पशन क्या चल रहा है मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर्स का? पहला अजम्पशन कि मोहन मे कम टुमारो, और दूसरा मोहन मस्ट कम टुमारो। आप मुझे बताइए, 99.999% हम यही सोच सकते हैं कि मोहन कल आ सकता है, मोहन के आने की गारंटी नहीं हो सकती। तो अगर इस कथन के पीछे अजम्पशन में मे लगा है तब तो सही, और मस्ट लगा है तो गलत। जैसे देखो, जब शादी का टाइम होता है और शादी में 2000 लोगों को निमंत्रण दिया गया, तो जो, अच्छा एक बात और, ये अजम्पशन किसका होता है? अरे एक बात बताओ, जो बोलेगा वही तो सोचेगा, तो बोलना किसको है? एग्जाम में एग्जामिनर ने कथन दे रखा है, तो एग्जामिनर क्या चाहता है? संकट कहां पर है कि वो कथन हमारा नहीं है, वो कथन किसी थर्ड पर्सन का है। वो थर्ड पर्सन कौन है हमारे लिए? एग्जामिनर।
तो उस थर्ड पर्सन ने इस बात को बोलने से पहले क्या सोचा वो हमें पता लगाना है, और हम बहुत आसानी से पता लगा लेंगे कुछ नियमों की मदद से। मैंने कहा शादी में अगर हमने 2000 लोगों को बुलाया तो हम क्या सोचते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्या सोचते हैं हम कि वो लोग आएंगे गारंटी से या गारंटी से नहीं आएंगे, या वो आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। गारंटी से आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, गारंटी से नहीं आएंगे ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां मैं ये कह सकता हूं क्या कि उनके आने की क्या है बताओ, संभावना है। मैंने जिसको भी बुलाया उसके आने की संभावना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल, आप अदरवाइज मत लेना कोई भी स्टूडेंट। देखो हर स्टूडेंट फॉर्म भरता है, हर स्टूडेंट फॉर्म भरता है कि नहीं? जिस वक्त वो फॉर्म भरता है उस वक्त उसकी अजम्पशन क्या होती है? क्योंकि अजम्पशन पहले होती है, फॉर्म बाद में भरा जाता है। तो फॉर्म भरना हो गया स्टेटमेंट और सोचना हो गया अजम्पशन। जब स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो उसकी अजम्पशन क्या होती है कि वो क्या गारंटी से पास होगा? उसको लगता है, गारंटी शब्द नहीं आता उसके दिमाग में, बट उसके दिमाग में था हां मेरे पास होने की प्रबल क्या है बताइए, संभावना है। तो याद रखिएगा जब भी कोई स्टेटमेंट हो और उसकी अजम्पशन हो जिसमें पॉसिबिलिटी दिखाने वाले शब्द हो, अभी ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, ये खूब इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं इस पर जोर भी बहुत दे रहा हूं। अब इसका दूसरा पार्ट, काउंटर पार्ट, ये शब्द मैंने यूज किए, मे, माइट, शुड, मोस्ट, मेनी, सम, अ फ्यू, पॉसिबली, सेल्डम, ऑफर, इन जनरल, जनरली। अब लिखने में क्या बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको टाइप करके रख रखा है ताकि ये वाला समय तो बचे कम से कम। यदि उपरोक्त शब्द किसी अजम्पशन अथवा कंक्लूजन में प्रयोग किए जाएं तो ऐसी अजम्पशन या कंक्लूजन सामान्यतः सही मानी जाती है। अब ये सामान्यतः सही मानी जाती है तो कब गलत होंगी? 5 मिनट रुको, मैं अब भी बताऊंगा आपको इसका एक्सेप्शन, लेकिन सीक्वेंस में। रूल नंबर 2 देखिएगा, ये उल्टा है उसका। वो शब्द क्या दिखा रहे थे? पॉसिबिलिटी, संभावना, और ये क्या दिखा रहे हैं? सर्टेनिटी, निश्चितता। ये एक्सट्रीम एंड दिखा रहे हैं, या तो 100 पार या 0, या तो 100 या 0, ऐसा दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक्सेप्शंस हर चीज के होंगे, लेकिन इसमें भी क्या होगा, अगर ऐसे शब्द जो एक्सट्रीम दिखाएं, यानी कि सर्टेनिटी, जैसे नो, नोबडी, नन कह लीजिए, ऑल कह लीजिए, वन कह लीजिए, ओनली कह लीजिए, ऑलवेज, नेवर, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, स्केर्सली, ये सारे शब्द क्या दिखा रहे हैं? 100% वन साइड, या तो 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव। अगर ये शब्द आपके अजम्पशंस या कंक्लूजन्स में प्रयोग किए जाएं तो सामान्यतः ऐसी अजम्पशंस गलत होती है। देखो यदि उपरोक्त शब्द किसी अजम्पशंस या कंक्लूजन्स में प्रयोग किए जाएं तो ऐसी अजम्पशंस या कंक्लूजन सामान्यतः क्या होती है? गलत होती हैं। सही 1000 में से एक बार होगी, वो कब होगी वो भी मैं बताऊंगा, तो आपसे गलत नहीं हो सकता। अब आप देखिए कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए देखिए, जैसे देखिए अभी ये 37वां सेशन है, आज 37 सेशन है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ। जिस दिन से अपन ने शुरू किया बिल्कुल मिस नहीं हुआ। तो आप जो आने वाला कल है, आने वाला क्या बताइए कल, आज मंडे है, ये मंडे को आपको क्लास मिल रही है, मैं कह रहा हूं कल ट्यूसडे को क्लास मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये इसके साथ में लगाओगे कि मस्ट लगाओगे? बताओ, मैं या मस्ट? आप मस्ट लगा ही नहीं सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा? मैं लगाना पड़ेगा। क्यों? अरे क्लास तो आएगी, पक्का आएगी, लेकिन अगर आपने मस्ट लगा दिया तो फिर तो आप भगवान हो गए, फिर इसका मतलब दुनिया में कोई व्यवधान आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक आपका रिश्तेदार, आपका मित्र मुंबई से आ रहा है और आप रहते हैं पटना में, अब वो ट्रेन में है, उसने क्या कहा आपको फोन करके? पटना स्टेशन पहुंच ही रहा हूं, बस 5 मिनट दूर है, 5 मिनट की दूरी पर है, अभी बज रहे सुबह के 8। ढंग से सुनना मेरी बात को, 5 किलोमीटर दूर है, बस केवल बस बता रहे, लेकिन है आउटर में, ट्रेन अभी चल रही है। उसने कहा मैं 5 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, 8 बज रहे, आपने कहा 9 बजे तक ये घर पे आ जाएगा। सुनो ध्यान से, 9 बजे तक घर पे आ जाएगा, यह असम्पशन सही है या 9 बजे तक उसके घर पे आने की प्रबल संभावना है? वो असम्पशन है, प्रबल संभावना वाला सही होगा, ध्यान रखिएगा। मैं के साथ सही होगा, मस्ट के साथ सही नहीं हो सकता। हो सकता है जस्ट 5 सेकंड बाद उस ट्रेन को सिग्नल ना मिले और वो ट्रेन 4 घंटे वहां खड़ी रहे।
हो सकता है वो स्टेशन तक भी आ जाए, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ बट उसको कोई अर्जेंट कॉल आ गया पटना से ही और उसने कहा यार मैं शाम को आ पाऊंगा, अभी कुछ अर्जेंट काम है, मुझे कहीं और जाना पड़ गया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मे के साथ सारी बातें सही है, मस्ट के साथ सारी बातें गलत हैं, क्योंकि मस्ट के साथ आपने कर लिया तो फिर आप नेक्स्ट टू गॉड हो गए, है कि नहीं? और ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहां हो सकता है वो मैं बताऊंगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वहां पर ऐसा हो सकता है, बट ऐसा 1000 में से एक बार होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पॉसिबिलिटी दिखाने वाले शब्द सही होंगे और सर्टेनिटी वाले गलत होंगे। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कहा मैं तो पूरे में से पूरा पेपर करके आया हूं साहब। आपने कहा था ना 30 में से 30, तो उधर भी 30 में से 30 मैं तो जीके में भी करके आया हूं, है कि नहीं? हालांकि कोरोना की वजह से, अभी मैंने आपको कहा ना कुछ फैकल्टी मेंबर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना की वजह से, इसलिए मैं चाहकर भी जीके क्लासेस अभी नहीं चलवा पा रहा। प्रयास मेरे जारी हैं लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं जब आपको एग्जांपल दे रहा था, किसी बच्चे ने कहा सर मेरे तो 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, पूरा पेपर करके आया हूं। अब मेरी बात सुनो, पहली अजम्पशन आता है या कंक्लूजन, आगे जाए तो कंक्लूजन, पीछे जाए तो अजम्पशन। हम सोच रहे हैं ये पक्का पास हो जाएगा, गारंटी से पास हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये पास हो जाएगा मे के साथ लगाऊं कि मस्ट के साथ? मे के साथ लगाना पड़ेगा। फिर आपने कहा अरे सर पूरे 100 में से 100 तो करके आया है वो, फिर मस्ट क्यों लगा रहे, मे क्यों लगा रहे हो? अरे भाई कोई टेक्निकल कारण भी तो हो सकता है कभी कभी दुनिया में। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, बिल्कुल नहीं चाहता, मैं आपको एलआर सिखा रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपका एग्जाम छोड़ो, किसी और एग्जाम को उठा लो। कई बार एग्जाम देने के बाद पेपर कैंसिल नहीं होते क्या? कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं होती क्या? कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो याद रखिएगा, आप मे के साथ बातें कर सकते हो लेकिन मस्ट के साथ बातें नहीं कर सकते। कभी कभी मे के साथ नहीं कर सकते और कभी कभी मस्ट के साथ कर सकते हो। कब, मैं आपको बताता हूं, जरा आगे चलिएगा। रूल नंबर 3 देखिएगा। पहला क्या दिया, पॉसिबिलिटी वाले शब्द हो तो सही, सर्टेनिटी वाले हो तो गलत। दूसरा वो था, ये क्या है देखो जरा ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा है और ये आपको 1 नंबर और 2 नंबर रूल को पॉलिश करेगा। रटना नहीं है, समझना है। देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट की टोन, बहुत बड़ा रूल है ये, मेरा फेवरेट रूल है। स्टेटमेंट की टोन अगर नेगेटिव है तो अजम्पशन या कंक्लूजन कैसा होगा बताइए? नेगेटिव ही हो सकता है। जो आदमी नेगेटिव टोन में बोल रहा है उसने पॉजिटिव टोन में कैसे सोचा होगा? और अगर स्टेटमेंट की टोन पॉजिटिव है तो अजम्पशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। जैसा मैंने आपको कहा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको किसी काम के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपको 10,000 रुपीज की जरूरत है। आपने अपने बहुत करीबी मित्र को कहा कि यार घर से 5 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, तो क्या मेरे को कल पैसे दे सकता 10,000 रुपए? उसने कहा क्या चिंता करी तूने, 10,000 की बात करता है, मेरे पास तो 50,000 रखे, कल छोड़ तू तो आज ही ले जा। लेकिन अपन को घर चलना पड़ेगा, घर 5 किलोमीटर दूर है, जबकि जहां तेरे को जमा कराने वो मेरे घर के पास की जगह ही है। तो मैंने कहा यार रहने दे, मेरे को 10,000 की जरूरत है, मेरे को कल जमा कराने में वहां तो आऊंगा ही हूं, तो तेरे से लेके जमा करा दूंगा वहीं पर ही। अभी अपन लेने चलेंगे, क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि आपके दोस्त की टोन सकारात्मक है। तो आपकी अजम्पशन क्या होगी? आपकी अजम्पशन, ध्यान से सुना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपकी अजम्पशन होगी कि ये आपका दोस्त आपको 10,000 रुपए दे सकता है। अब आपने कहा ये क्या चक्कर है, सुनो तो सही, अभी भी मे के साथ है, अब ढंग से सुनना, ढंग से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं 2 अजम्पशन बोलूंगा, एक सही और एक गलत। पहली बात, मुझे 10,000 की जरूरत है, दोस्त ने कहा अरे 10,000 छोड़ 50,000 लेना, मेरे पास रखे, अब भी चल, अब भी देता हूं, सारा टोन पॉजिटिव। अजम्पशन नंबर 1, मेरा दोस्त कल मुझे 10,000 रुपए देगा, इसकी प्रबल संभावना है, ट्रू, वैलिड। दूसरा, मेरा दोस्त कल मुझे 10,000 रुपए देगा, इसकी कोई संभावना नहीं है, इसकी बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है। याद रखिए, पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है? ट्रू, और दूसरा वाला क्या है? फॉल्स। पहला वैलिड है, दूसरा इनवैलिड। क्यों? समझिए बात को, यह भी तो देखना जरूरी है। रट्टो मत सुनो, बहुत बारीक फर्क बता रहा हूं। हर जगह में सही नहीं हो सकता, यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सुनो। हर जगह में सही नहीं हो सकता, कभी कभी में गलत हो सकता है। कहां गलत हो सकता है? यहां गलत हो सकता है। कहां पर? स्टेटमेंट की टोन तो पूरी पॉजिटिव है और आप अजम्पशन में क्या लगा रहे हो? नेगेटिव लगा रहे हो। और नेगेटिव के साथ हो बहुत ही मुश्किल है साहब। मुश्किल है कि वो, अरे भाई किसी दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारी कॉलोनी के कोने पर ही आ गया, बस 50 मीटर ही दूर है,
मेरे इधर घर पे पहुंच रहा हूं 5 मिनट में और मीटिंग है 2 घंटे बाद, तो हमने कहा साहब उसके 2 घंटे बाद मीटिंग में शामिल होने की बहुत ही कम संभावना है। गलत। अरे संभावना लगा रखा है, पॉसिबिलिटी, तो भी गलत। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट की टोन कैसी है? पॉजिटिव है कि नहीं? और दूसरे, देखो ध्यान से सुना मेरी बात को, दोस्त आपका अभी अमेरिका में है, वहां से फोन कर रहा है कि मैं अमेरिका में हूं, कोशिश करता हूं, मीटिंग कब है? 15 मिनट बाद। अब अजम्पशन में लिखा हुआ है क्या? कि उसके मीटिंग में शामिल होने की संभावना है, में लगा रखा है, तो भी गलत। रट्टो मत, ऐसा थोड़ी है कि पत्थर की लकीर बन के में लगा रखा है तो सही हो जाएगा। नहीं नहीं, में लगा है तो क्या होगा? में अगर है तो सही होने की प्रबल संभावना है, लेकिन वो संभावना भी तो होनी चाहिए, संभावना भी तो होनी चाहिए। एक बच्चे ने एग्जाम दिया, पेपर खराब हो गया, फिर भी उसके पास होने की संभावना है, लेकिन किसी ने, चाहे वो कितना ही बड़ा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पेपर ही नहीं दिया तो कैसे पास हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन मैं नियमों को आगे बढ़ाता हूं। तो मैंने क्या कहा? टोन जैसी है, अजम्पशन है, कंक्लूजन भी वैसे ही होना चाहिए। दूसरी तरफ किसी की टोन पूरी नेगेटिव है, उसने कहा 10,000, अरे यार मेरे तो खुद का ही कटका चल रहा है, मैं भी खुद ही 100 रुपए मांग रहा हूं किसी से, अभी बड़ा मुश्किल काम है, कोरोना का टाइम है, फिर भी देख चल कोशिश करता हूं, कल तू आना तो सही कम से कम। अब मेरे दिमाग में असम्पशन क्या चल रहा है कि अगर मैं कल जाऊंगा तो ये पैसे देगा, नहीं देगा साहब, इससे सीधे मना नहीं किया, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली पता लग पा रहा है। टोन नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। रूल नंबर 4, यह भी बहुत अच्छा रूल है। अगर कथन किसी व्यक्ति विशेष, कंपनी विशेष, संस्था विशेष का हो तो अजम्पशन सिर्फ उसी का होता है, दूसरे किसी का नहीं माना जाता। देखो क्या लिखा हुआ है, कथन जिस व्यक्ति, कंपनी, संस्था का है, पूर्व धारणा, यह नाम मुझे मिला नहीं था हिंदी में इसलिए ऐसा है, पूर्व धारणा भी सिर्फ उसी व्यक्ति, कंपनी अथवा संस्था की होगी, किसी और की नहीं। जैसे देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है, मान लीजिए कथन आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, कथन आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उनकी कोई स्कीम है जिसमें वो लोन ऑफर कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर स्टेटमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो अजम्पशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कैसे हो सकता है? तो जिसका स्टेटमेंट होगा, अगर कथन मोहन का है तो अजम्पशन में हरि नहीं आ सकता, यानी कि जिसके नाम से कथन होगा अजम्पशन भी सिर्फ उसी का होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा अभी, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है अभी, तो पहले अपन ये नियम फटाफट पूरे कर लेते हैं। 5 नंबर देखिएगा, ये भी बड़ा प्यारा सा नियम है। इफ देयर इज एनी विश, प्रेयर, रिक्वेस्ट और अपील इन द स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑलवेज एक्सपेक्ट द पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। अगर हम कहीं पर किसी से विनती करें, प्रार्थना करें, याचना करें, किसी धार्मिक जगह पर, किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करें, तो हमारी सोच, अरे सोच ही तो असम्पशन है, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। देखो जैसे मान लीजिए जनरली अपनी क्लास 1 घंटे की होती है, और जैसे मान लो आज ये क्लास लंबी हो जाए और मैं आपसे आखिरी में रिक्वेस्ट करूं कि भाई इतने दिनों से आप मेरी बात सुन रहे हो और अब आप और हम सब फैमिली के जैसे ही तो है, मैं आपके फैमिली पार्ट में नहीं हूं क्या? और मैं आपका रिक्वेस्ट करता हूं 15 मिनट क्लास को और देख लो, आज 1 नहीं 1.25 घंटा चला देना, दिस इज माई रिक्वेस्ट। तो फिर मेरा अजम्पशन क्या होगा? क्योंकि अजम्पशन तो मैंने पहले ही कर लिया, रिक्वेस्ट तो मैंने उसके बाद की है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की 15 मिनट और क्लास को देखने की, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप सब लोग बोलोगे हाँ सर चलने दो क्लास को, हम सब देख लेंगे, हमारे फायदे के लिए तो है। लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है, कुछ बच्चे ना भी देखें, लेकिन हम एक्सेप्शंस पर ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे इन जनरल क्या होता है कि नहीं? आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया, घड़ी हाथ में है नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं टाइम क्या हुआ, आपने वहां कोई राहगीर जा रहा था, उससे पूछा भैया टाइम क्या हुआ, आपकी रिक्वेस्ट है उससे कि टाइम बता दे, तो उसने घड़ी देखी, आप क्या अस्यूम करते हैं कि उसके पास घड़ी है, वो देख भी रहा है और आपको क्या करेगा? बता देगा यार टाइम, तो आपने रिक्वेस्ट की उससे, तो आपकी सोच क्या है? लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घड़ी देखे और देखकर बोले नहीं बताता, बोल क्या करेगा? ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ? ये संभव है, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ऐसा होता बहुत कम है कि नहीं? तो हम कभी भी किसी से कहीं रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हम किसी मंदिर में जाएं, किसी धार्मिक जगह पर हो, वहां जाकर हमारा मन कैसा होता है? शांत होता है, मेरा तो पूरा शांत होता है, तो हमारे दिमाग में थॉट्स कैसे आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई अपील हो, सरकार अपील करे हमसे
सरकार अपील करे कि साहब आप कोरोना चल रहा है, मास्क लगा के घर से निकलो, अपील करे, सरकार क्या सोचेगी? सरकार सोचेगी कि लोग हमारी अपील को मानेंगे। तो यहां पर यही बात है, किसी भी तरह की कोई प्रार्थना, विनती, इच्छा, याचिका हो तो कहने वाला सकारात्मक रेस्पॉन्स की उम्मीद रखता है, लेकिन किसके साथ? मे के साथ। ध्यान रखना, मस्ट के साथ नहीं। मे के साथ हो सकता है, मस्ट के साथ नहीं। अगर मैं ये कहूं कि भाई आप लोग 15 मिनट और देख लेना आखिरी में 1 घंटे के बाद, और मस्ट लगा दूं, फिर तो ये तो पत्थर की लकीर हो गई, ये नहीं हो सकता। मस्ट नहीं, मे के साथ। जरा रूल नंबर 6 की बात करते हैं। द एडवर्टाइजर ऑलवेज एक्सपेक्ट पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। ये बड़ा अच्छा रूल है। कोई भी किसी भी तरह का विज्ञापन हो, विज्ञापन टीवी पर हो सकता है, विज्ञापन न्यूज़पेपर में हो सकता है, विज्ञापन पैम्पलेट या किसी भी तरह से हो सकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी तरह का विज्ञापन हो, विज्ञापन देने वाला, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में ढेरों होलसेल में आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने नियम बना दिया इसका। विज्ञापन, ये नियम आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये मैं इतने सालों से एलआर पढ़ाता आ रहा हूं, तो मैंने अपने हिसाब से रूल्स बना रखे हैं, और इन रूल्स को काट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन रूल्स से परे नहीं जा पाएगा वो 99.99%। फिर मैं मे के साथ तो लगाऊं, मस्ट लगाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना? तो रूल्स के साथ भी मैं मे लगा रहा हूं, 99.99% चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। अब जरा बात करें हम, एक बात बताओ, किसी ने अखबार में फुल पेज का एड दिया, एयरटेल कंपनी ने 10 लाख का एड दिया, 10 लाख रुपए खर्च किया एड पर। उन्होंने क्या सोचा होगा? विज्ञापन देने से पहले, छपवाने से पहले क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि इस विज्ञापन का उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है, मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। कभी कभी क्या होता है, विज्ञापन बहुत बड़ा दिया बट कोई फायदा ही नहीं निकला। लेकिन वो जो नहीं निकला वो क्या है? अरे वो तो रिजल्ट है, रिजल्ट, वो तो कंक्लूजन है। अजम्पशन तो पहले आया, अजम्पशन तो विज्ञापन छपने से पहले ही आ चुका था, जबकि कंक्लूजन तो उसके क्या है बताइए, बाद में आया। तो मैं बात करूं, कोई भी विज्ञापन देने वाला हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स की उम्मीद रखता है, अन्यथा वह विज्ञापन दे ही नहीं सकता, फिर चाहे परिणाम नकारात्मक आ जाए। एक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के साथ ही उसको लगता है सिलेक्शन वो तो पक्का नहीं होगा, लिखवा के रख लो स्टैम्प पेपर पे। अगर कोई ऐसा सोच भी ले तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? फॉर्म भरने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फॉर्म भरना अपने आप में इस बात का प्रमाण है। कुछ लोग क्या तैयारी नहीं करते, फिर भी फॉर्म भर देते हैं, क्यों? क्या पता बाद में तैयारी हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मे के साथ बातें हैं। अगर मे कहीं भी नहीं होगा ना, तो फिर ये मानकर चलिएगा कि वो फॉर्म भर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। अब देखो, मैं यहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं डेली बेसिस पर, एक दिन भी बिना रुके। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट इन सारी क्लासेस को सीरियसली देखेगा, एक एक चीज को देखेगा, उतनी मेहनत करेगा जितनी करनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो मुझे लगता है कि गारंटेड उसका सिलेक्शन होना चाहिए मे के साथ। सॉरी टू से, लेकिन मैं एलआर पढ़ा रहा हूं, झूठ कैसे बोलूं बताओ? मैं ही तो बोल सकता हूं, मैं ही बोल सकता हूं। मैं कह रहा हूं 30 में से 30, हां बिल्कुल गारंटीड, लेकिन मे के साथ। मे के साथ मतलब क्या? कि मैं अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो कुछ पता है कि क्या क्या आ सकता है वो सब कुछ करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा दुनिया में संभव है जो नया आ जाए। यही दुनिया का सत्य है, और झूठ अपन बोल नहीं सकते। लेकिन तैयारी मे के साथ है कि भाई पूरा आना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं रूल नंबर 7, स्टेटमेंट स्पेसिफिक। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये नियम है जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं। स्टेटमेंट अगर स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, मैं बताता हूं आपको, तो अजम्पशन क्या होगा? अगर जो स्पेसिफिक है तो सही हो जाएगा, और स्पेसिफिक नहीं इन जनरल है तो गलत हो जाएगा। अब ये सही होगा और ये गलत होगा, ये क्या है? एक बार इसको नीचे वाला पार्ट देखो। अगर स्टेटमेंट इन जनरल है तो अजम्पशन स्पेसिफिक भी सही होगा और इन जनरल भी सही होगा। ये नियम क्या है? ढंग से सुनना, बाद में लिखना। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक और एक इन जनरल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं स्पेसिफिक की बात करूं, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है गोपाल। गोपाल का क्या है? गोपाल चाहता है सरकारी नौकरी करना, ध्यान से सुना। लेकिन गोपाल के परिवार में क्या है? 4-5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और गोपाल के अलावा उसको संभालने वाला अब कोई है नहीं, क्योंकि उसके फादर काफी ओल्ड एज हैं और बहुत बड़ा व्यापार है। तो सारे लोग उसको समझा रहे हैं
कि भैया तू नौकरी मत करे, इतना बड़ा व्यापार है, तू संभाल ले। तो अजम्पशन क्या आना चाहिए कि गोपाल इनकी बात मानेगा और ये काम कर लेगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप दुनिया में यह नियम लगा दो इन जनरल। ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक है, तो यह बात सिर्फ गोपाल पर लागू होगी, पूरी दुनिया पर नहीं, कि जिसके परिवार में व्यापार हो उसको नौकरी करनी चाहिए, है कि नहीं? या जो भी व्यापार वाले हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिसके भी घर में व्यापार है उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। उल्टा बोल गया मैं, ऐसा नहीं। अब मैं एक और बताता हूं, फिर दोनों को कोरिलेट करेंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि सरकार ने कहा कि जिनकी भी कमाई रीजनेबल है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनको ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए। ध्यान से सुना मेरी बात को। तो यह स्टेटमेंट कैसा है? यह स्टेटमेंट स्पेसिफिक नहीं है, यह स्टेटमेंट इन जनरल है, आम जनता के लिए है। तो फिर अजम्पशन किसके लिए होगा? राष्ट्रपति के लिए भी होगा, प्रधानमंत्री के लिए भी होगा, आपके और मेरे लिए पर होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल किसी ने कहा वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हर किसी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यह कथन कैसा है? स्पेसिफिक है या फिर इन जनरल है? इन जनरल है। तो इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक के नियमों का पालन आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, कोई और देश का राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री, उसको भी करना चाहिए। तो याद रखिएगा, ऐसे कथन जो सामान्य रूप से सब पर लागू होते हैं, तो अजम्पशन व्यक्ति विशेष पर भी लागू होगी और बाकी पर भी लागू होगी। लेकिन जो कथन स्पेसिफिक है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, तो वो जो अजम्पशन है वो व्यक्ति विशेष पर तो लागू हो जाएगी। हरि की बात है तो हरि पे लागू कर लो, लेकिन हरि की बात दुनिया पे लागू मत करो। ये स्पेसिफिक और इसका मतलब है। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर रहे हैं। दो नियम और पढ़ते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूं आपको। 8वां नियम क्या है? अगर दो ऐसे अजम्पशंस हो जो एक दूसरे के विरोधी हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो फिर क्या होगा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो और कुछ नहीं होगा, वहां पर आइदर सिचुएशंस आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कभी हम ऐसे कोई बात कर रहे कि किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ा गया चोरी के इल्जाम में, इल्जाम लगाए, तो अजम्पशन क्या है? उसने हो सकता है चोरी की हो, और दूसरा अजम्पशन है हो सकता है चोरी ना की हो। तो आंसर क्या आएगा? हो सकता है चोरी, इल्जाम ही तो लगा है, हो सकता है चोरी की हो, सही बात है। हो सकता है चोरी ना की हो, यह भी सही बात है। सही बात, आंसर क्या होगा? अरे दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधाभास है, तो आंसर देना चाहिए या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। और आखिरी नियम क्या बोलता है? assumption और conclusions not related with the content available in the statement, तो उसे अपन invalid मानेंगे। यानी कि assumption या conclusion कथन में मौजूद कंटेंट से अलग हो तो फिर हम उसे गलत मानेंगे। जैसे मान लीजिए जो स्टेटमेंट है उसमें बात हो रही है सब्जी वालों के ऊपर, कि सब्जी बेचने वालों को बहुत तकलीफें आ रही हैं, उनको आसानी से मिल नहीं पा रही है, जगह नहीं मिल पा रही है, बेचने में सरकार की पॉलिसीज किसानों को, मान लो बातें किसानों की हो रही है, सब्जी वाले, फल वाले सब आगे इसके अंदर, उनको लेकर के कथन आ रहा है किसानों को लेकर के। और मान लीजिए अजम्पशन जो आ रहा है ना, वो आ रहा है इंडस्ट्री वालों का, जिसका उससे सीधा कोई लेना देना नहीं है। या फिर बात आ रही है डॉक्टर्स की, तो जिसका अजम्पशन में लिखा है डॉक्टरों के बारे में, जबकि कथन लिखा था किसानों के बारे में। तो अगर मैं बात करूं दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है अगर आपस में। या मान लीजिए एक बैंक है जिसने कथन दिया फिक्स डिपॉजिट्स को बढ़ावा देने के लिए, जमाओं को बढ़ा देने के लिए, और जो अजम्पशन था वो लोन के लिए था, और वो भी इस तरह से था जिसमें कनेक्टिविटी कहीं से भी नजर नहीं आ रही, तो फिर हम उसे सही मान ही नहीं सकते। जरा देखिए प्रश्नों पर आते हैं, काफी समय हो गया, लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा। और अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो मेरी अजम्पशन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। देखो मैं भी तो लगातार क्लास ले रहा हूं ना आपके फेवर के लिए, छोटे छोटे सेशंस नहीं बना सकते। अभी हमारे को करीब करीब 35-40 मिनट हुए, मैं आपको 15 से 20 मिनट क्लास और लूंगा, जिसमें आपको शानदार तरीके से सिखाऊंगा कि जितने मैंने नियम लगाए हर प्रश्न में कैसे लागू होते हैं। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे और बाकी सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए। जरा देखिएगा पहला प्रश्न, एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में एक विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करें। A nationalized bank issued an advertisement in the national dailies asking the eligible candidates to apply for 100 post of chartered accountants. पहला मेरा सवाल,
वो सब थियरी थी, लेकिन थियरी भी जरूरी थी बताना आपको। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहली बात, ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन है, कथन। ये क्या है भाई? स्टेटमेंट है। ये यहां पर लिखा नहीं गलती से, ये अजम्पशन है, और ये क्या है भाई? ये सारे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की तो अजम्पशन होगी। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट एक राष्ट्रीयकृत बैंक का है। ये स्टेटमेंट एक नेशनलाइज बैंक का है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं ये किसका है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिसका स्टेटमेंट होता है अजम्पशन भी उसी का होता है। मैं बोल रहा हूं अभी तो सोच मैं रहा हूं, आप कैसे सोचोगे? लेकिन संकट यही तो है कि एग्जाम में जो स्टेटमेंट आता है वो तो होता है एग्जामिनर का, जबकि एग्जम्पशन आपको निकालना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये सीख जाएं कि सामान्यतः जब ऐसे कथन होते हैं तो एक आम आदमी ऐसी बातें बोलने से पहले क्या सोचता है? वो जो सोचता है वही क्या है बताइए? अजम्पशन है। मैं ये जरूर सोचता हूं कि आप जब ये वीडियोस देखते हैं और मैं इतनी 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 मेहनत कर रहा हूं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करते होंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करते होंगे, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके, है कि नहीं? ऐसे मेरी अजम्पशन है। और मैं आपको सच बताऊं, ये अजम्पशन मे के साथ है। किसके साथ? मे के साथ। मस्ट कैसे लगा सकता हूं? वरना लॉजिकल रीजनिंग गलत हो जाएगी, है कि नहीं? जरा देखिए, तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक ने कहा, एक राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करें। जैसे देखो, आपकी रेलवे की वैकेंसीज निकली, नोटिफिकेशन आया, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्या कहा साहब कि ये 35,000 समथिंग वैकेंसीज हैं और जो भी एलिजिबल लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। तो यहां पर स्टेटमेंट किसका है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो अजम्पशन किसका होगा? अरे अजम्पशन तो उन्हीं का होगा जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो दो बातें, पहली बात, जिसने अजम्पशन, जिसने विज्ञापन दिया है तो उनकी सोच तो पॉजिटिव रही होगी ना जनरली। तो जरा पहला अजम्पशन देखिएगा, पात्र चार्टेड अकाउंटेंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। द एलिजिबल चार्टेड अकाउंटेंट्स में रेस्पोंड टू द एडवर्टाइजमेंट। ये बिल्कुल सही है। अगर यहां मे की जगह मस्ट लगा दूं तो गलत हो जाएगा। अगर मे की जगह मस्ट लगा दूं तो गलत हो जाएगा। जो भी कोई विज्ञापन देगा वो ये तो सोच सकता है क्या कि जो भी एलिजिबल लोग हैं इस नौकरी के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे वो जरूर नहीं। जैसे देखो, भगवान करे, मेरी शुभकामनाएं आपकी इस बार इसी वैकेंसी में नौकरी लग जाए, उसके बाद दोबारा वैकेंसी फिर निकल गई 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो क्या आप उसमें एलिजिबल नहीं है? बताओ, एलिजिबल तो फिर भी है ना भाई। जिनकी एज है अभी वो एलिजिबल तो उसके अंदर भी है, लेकिन उनकी तो ऑलरेडी नौकरी लग गई, और मान लो आपकी और अच्छी नौकरी लग गई, प्रमोशन भी हो गया, तो आप एलिजिबल होने के बावजूद अप्लाई नहीं करोगे। जबकि अगर आपने इसमें मस्ट लगा दिया तो इसका अर्थ हुआ कि जो जो एलिजिबल है वो सब करेंगे। आप सोचो, हर ग्रेजुएट एलिजिबल है किसी नौकरी के लिए, लेकिन बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे जो अपने किसी और नौकरी में बिजी है, अपने और काम में बिजी है, तो एलिजिबल तो हैं लेकिन वो अप्लाई करें जरूरी थोड़ी है। अप्लाई कर सकते हैं मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। तो आंसर पहला वाला बिल्कुल वैलिड अजम्पशन है। अजम्पशन दो ही तरह की होती है, वैलिड और इनवैलिड। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में 5 ऑप्शंस बनते हैं, कोई 4 वो देगा, तो मैं कौन सा उड़ाता मैं नहीं समझ पाया, तो मैंने जानबूझकर 5 आपको दिखाए ताकि आपको मैं बारीकी से हर चीज सिखा सकूं, फिर आपको 4 में से एक भी चुनने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हटाएगा तो वही ना जो नहीं हो सकता, बट अधिकतम बातें 5 हो सकती है। कैसे? अजम्पशन 2 आपके एग्जाम में मिलती है, केवल पहली सही हो और दूसरी गलत हो तो वो कहता है पहला आंसर दे दो, अगर दूसरी सही है और पहला गलत तो 2 दे दो। आइदर अक्सर नहीं आता आपके एग्जाम में, बट आइदर मैं आपको सिखाऊंगा, आ जाए तो गलती से तो 3 दे दो, दोनों गलत हो तो 4 और दोनों सही हो तो 5। ऑप्शंस मिलेंगे 5 नहीं 4, तो कोई एक अलग होगा, और अक्सर वो नहीं आ रहा, कौन सा वाला? आइदर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 4 बचेंगे। कोई बात नहीं, अपन सीख लेते हैं, सारी बातें सीखने में कोई बुराई नहीं है। देखो दूसरे में क्या लिखा है? पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्याप्त संख्या में हो सकते हैं। देयर मे बी एडिक्वेट नंबर ऑफ एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु मे वांट टू ज्वाइन ए नेशनलाइज्ड बैंक। हु मे, देयर मे बी,
कोई वैकेंसी निकली, 50,000 सीटें हैं, तो वैकेंसी निकालने वाला क्या सोचेगा? वैकेंसी निकालने वाला सोचेगा कि बाजार में ऐसे लोग आराम से उपलब्ध हो सकते हैं जो अप्लाई कर सके। ऐसा है कि नहीं? आप सोचिए, मान लीजिए डिवोशन इंस्टीट्यूट को 5 मैनेजर की जरूरत है ना, और वैकेंसी निकाली गई अखबार के अंदर कि साहब ऑफिस में काम करने के लिए 5 मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड। अखबार में वैकेंसी निकाली, विज्ञप्ति दी, तो डिवोशन इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा क्या कि मार्केट में तो लोग मिलेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, हो सकता है वाकई में ना मिले, लेकिन सोच ऐसे नहीं हो सकती। सोच तो ये होगी कि मार्केट में ऐसे पर्याप्त संख्या में लोग हो सकते हैं जो इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर ये दिमाग में आ जाएगा कि लोग होंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो विज्ञापन देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए पहला भी सही और दूसरा भी सही कि जिसने भी विज्ञापन दिया उसने ये सोचा होगा कि जो एलिजिबल लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट होता तो गलत। और ये भी सही कि जो जितनी वैकेंसी हैं उसके हिसाब से मार्केट में पर्याप्त लोग उपलब्ध हो सकते हैं। तो यहां पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो यहां पर देना चाहिए 1 और 2। यहां पर आप इस पे मत जाइए, आप ये नोट कर लीजिए कि भाई कौन से सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। दूसरा देखिएगा जरा, मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की, मानसून आने से पहले घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? कि मानसून के दौरान शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं होंगे साहब। यह कथन किसका है? यह कथन है म्युनिसिपल अथॉरिटी का। द म्युनिसिपल अथॉरिटी अनाउंस्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून that the roads within the city will be free of potholes during monsoon। अब एक बात बताइए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस में इतनी कहानी सुना रहा हूं, उसके आगे अपन फटाफट भी कर लेंगे, लेकिन एक बार आपको प्रीफेस बनाना जरूरी है। क्या यह कथन किसका है? यह कथन है म्युनिसिपल अथॉरिटी का, नगर पालिका प्राधिकरण का। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? इसलिए बोल रहा हूं, आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं कि आप उसके एंगल से सोचिएगा हमेशा जिसका कथन है। क्यों? क्योंकि जो बोलता है वही तो सोचता है। अगर बोल कोई और रहा है तो सोचेगा कोई और। ऐसे कैसे? जिसने बोला, मैंने आपको एक नियम भी लिखवाया है कि कथन जिसका होगा असम्पशन सिर्फ उसी का होगा, तो मैं एंगल वही बनाना चाहिए। अब पहला असम्पशन आप इसके एंगल से देखिएगा। किसके एंगल से? नगर पालिका प्राधिकरण के एंगल से। पहला असम्पशन, रास्तों की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई थी कि पुनः गड्ढे नहीं होंगे। द रोड्स वर रिपेयर्ड सो वेल दैट पोथोल्स मे नॉट रीअपियर। मे लगा रखा है, बिल्कुल सही है भाई। आपको इतनी गारंटी से वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई कल 200 लोग घर पे आ सकते हैं, उनकी इच्छा है कि वो आएंगे, कोई पार्टी करेंगे, तो हमने कहा आप तो भेज दो सबको पार्टी के लिए, बिल्कुल भेज दो शाम को 7 बजे, और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि सबको भेज दो, बढ़िया पार्टी का इंतजाम हो जाएगा। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि इसका मतलब क्या है? कि भाई उनके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। किसके साथ? मे के साथ। क्योंकि मस्ट के साथ कुछ नहीं हो सकता। कई बार शादियों में क्या होता है, देर रात में दाल पतली हो जाती है कि नहीं, दही छाछ हो जाता है, हो सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा ना, वरना तो व्यवस्था कर लेते। और अगर मस्ट लगा देते तो फिर कभी ऐसी चीज खत्म होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए मे के साथ सारी बात सही होगी, मस्ट के साथ नहीं। तो यहां पर पहला बिल्कुल सही है। जब ये इतनी अश्योर कर रहे हैं मानसून आने से पहले ही कि निश्चिंत रहो, इस बार मानसून में गड्ढे एक भी नजर नहीं आएंगे, इसका मतलब कैसे? हवा में बात थोड़ी करोगे। इसका मतलब रास्तों की इतनी अच्छी रिपेयरिंग हो चुकी है कि गड्ढे नजर नहीं आएंगे, मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। दूसरा है, पुणे गड्ढे हो जाने पर भी लोग शिकायत नहीं करेंगे, यह गलत बात है। तो पहला सही है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं सोचा हमने। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गड्ढे नहीं होंगे, दूसरा हमारे दिमाग में चल रहा होंगे पक्का होंगे, लेकिन लोग क्या है, शिकायत तो करेंगे नहीं। इस तरह की सोच हम नहीं रख सकते। इन जनरल क्या होता है हम वो सोचेंगे, सामान्यतः क्या होता है वो हम सोचेंगे, है कि नहीं? तो मैं बात करूं, यहां पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हमारा यूरोप हॉलिडे पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलिडे पैकेजों से सस्ता है। एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन। इस भारतीय यात्रा कंपनी ने क्या कहा साहब? आर यूरोप हॉलिडे पैकेज कॉस्ट लेस देन सम ऑफ द हॉलिडे पैकेजेस विद इन द कंट्री, एन एडवर्टाइजमेंट बाय एन इंडियन ट्रेवल कंपनी। हमारा यूरोप का जो हॉलिडे पैकेज है
वो देश के भीतर कुछ हॉलिडे पैकेजों से सस्ता है। एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन है। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी विज्ञापन देने वाला हमेशा क्या करता है? वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। क्या? कि लोग इसको अच्छे से रेस्पॉन्ड करेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो पहला मेरा सवाल ये कि कथन किसका है? ये कथन किसी और का नहीं बल्कि एक ट्रेवल कंपनी का है, एक भारतीय यात्रा कंपनी का है। तो जिसका ये कथन है, अजम्पशन यानी पूर्व धारणा भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तो आप उसके एंगल से देखिएगा जिसका ये कथन है। पहला पूर्व धारणा, अजम्पशन, पीपल में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मे लगाते ही इसको सही कर देते हैं आगे पढ़े बिना। अब मैं मे लगा के स्टेटमेंट बोलता हूं, फिर आप सही करना। मे के साथ लगा दें कि हो सकता है एक भी आदमी ना जाए, एक भी आदमी हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करे, हो सकता है। गलत बात है नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट की टोन तो पॉजिटिव है, जबकि मैं जो बोल रहा हूं वो नेगेटिव है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मे होना अपने आप में केवल सही नहीं होता, बल्कि मे के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि टोन मैच कर रही कि नहीं कर रही। तो टोन की बात करूं तो स्टेटमेंट की टोन कैसी है? अरे भाई, कोई विज्ञापन दे रहा है तो उसके दिमाग में तो पॉजिटिव चल रहा है ना, तो उसकी टोन तो क्या है? पॉजिटिव है। अगर उसकी टोन पॉजिटिव है तो यहां पर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो मैं बात करूं, पीपल मे प्रेफर टू ट्रेवल टू फॉरेन डेस्टिनेशंस टू द प्लेसेस विद इन द कंट्री एट कंपेरेबल कॉस्ट। तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा करने के बजाय लोग विदेश यात्रा पसंद करेंगे। मतलब इस कंपेरेबल कॉस्ट पर लोग देश के भीतर यात्रा करने की जगह विदेश यात्रा पसंद करेंगे। मैं समझता हूं यह सही इसलिए है, आप देखो क्या लिखा है, हमारा यूरोप हॉलिडे पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलिडे पैकेजों से सस्ता है। एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन, को केरल घूमने जा रहा है, बोले कितने पैसे खर्च होंगे? बोले 1 लाख रुपए। बोले तू 1 लाख रुपए में केरल घूमने जा रहा है, मैं तेरे को ऐसा कर 80,000 रुपए में दुबई घुमा देता हूं। तो ये कुछ ऐसी बात करना चाह रहा है। तो जो ट्रेवल कंपनी है, जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि कम पैसे में आपको विदेश में यात्रा करवा रहे हैं। अरे लोग जाए ना जाए वो अलग बात है, छोड़ो उसको। लेकिन उसकी सोच तो क्या होगी भाई? कंपनी की सोच तो ये होगी ना कि लोग कंपेरेबल कॉस्ट पर, कम लागत पर विदेश यात्रा जाना पसंद करेंगे बजाय यहां जाने। जैसे देखो, सुनो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। स्पाइस जेट ने विज्ञापन निकाला कि आप ऐसा करो, दिल्ली से मुंबई जाएंगे 501 रुपए में, दिल्ली से मुंबई लेके जाएंगे 501 रुपए में। और इन्होंने टारगेट किसको किया? इन्होंने टारगेट किया फर्स्ट क्लास ट्रेन वालों को, कि जो ट्रेन में जाते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि दिल्ली से मुंबई का पैसा खर्च होता है 2000 और ये प्लेन में जा रहे हैं 500 रुपए में। तो सोचो, स्पाइस जेट कंपनी विज्ञापन देने से पहले क्या सोचेगी? स्पाइस जेट कंपनी सोचेगी कि लोग तुल्य लागत पर ट्रेन में फर्स्ट क्लास 2000 रुपए खर्च करने की जगह 500 रुपए में हमारी प्लेन में जाना पसंद करेंगे। मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। एक व्यक्ति जा रहा था दिल्ली से मुंबई, उसको यह विज्ञापन का पता लगा, स्पाइस जेट वालों ने संपर्क किया, बोले आ जाओ ना 500 रुपए में, 1500 रुपए क्यों ज्यादा खर्च कर रहे हो? उसने कहा नहीं साहब, मैं तो ट्रेन में ही जाऊंगा। पहली बात तो मेरे को ट्रेन अच्छी लगती है, मैं ट्रेन में कंफर्ट में हूं। और दूसरी बात, बोले आपको पता है मैं 7 स्टार से कम में ठहरता नहीं हूं, शाम को निकलता हूं ट्रेन के अंदर और सुबह पहुंच जाता हूं तो मेरी रात कट जाती है। अब आपकी प्लेन में जाऊंगा तो मेरे को 7000 8000 और खर्च करने पड़ेंगे, मेरे को उल्टा महंगा पड़ जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, जरूरी नहीं है कि कोई आपके सस्ते से ऑफर को भी एक्सेप्ट कर ले, कर सकता है मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। तो मैं कहूंगा यहां पर पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा नजरिया क्या है, हम विज्ञापन कंपनी के नजरिए से सोच रहे हैं। दूसरा, ऐसे विज्ञापनों से जानकारी पाने के बाद लोग सामान्यतः अपने यात्रा संबंधी निर्णय लेते हैं। यानी कि जनरली लोग अपने यात्रा का निर्णय कब लेते हैं? ऐसे विज्ञापनों से जानकारी पाने के बाद। एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। किसी कंपनी ने फुल पेज का ऐड दिया, दूसरे दिन कंपनी ने एक और ने फुल पेज का ऐड दिया, तो ये बार बार ऐड आ रहे हैं कंपनियों के। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि अब देखो, जो दिवाली का टाइम है ना, अभी अगर मैं बात करूं आपसे, आज 2 नवंबर है ना, 2 नवंबर है, और हम बात करें कि अभी दिवाली का टाइम है, 14 नवंबर को दिवाली है, तो विज्ञापन खूब आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? तो कंपनियों को क्या लगता है?
कंपनियों को लगता है कि लोग सामान खरीदने से पहले ऐसे विज्ञापन देखना पसंद करते हैं। अगर उनको लगेगा कि नहीं करते पसंद तो फिर क्यों करेंगे? बात समझ पा रहे हैं? तो अच्छा, फिर भी ऐसा होना जरूरी नहीं है मे के साथ होगा। तो यहां क्या लिखा है? पीपल जनरली, सामान्यतः, टेक देयर ट्रेवल डिसीजंस आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच एडवर्टाइजमेंट्स। बिल्कुल सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। अगर लोग बिल्कुल विज्ञापन देखना पसंद ही नहीं करते, अपने निर्णय में कोई इनकी भूमिका ही नहीं है, तो फिर आपको देने की जरूरत भी क्या है? तो दोनों यहां पर क्या बनेंगे? सही बनेंगे। करीब घंटा भर होने वाला है, 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, 4 और 5, फिर अपन एक सेशन नया बना लेंगे, कोई बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा, कम से कम भी पौन घंटा लगने वाला है। तो अपन 2, 4 और 5 कर लेते, बाकी नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। 4 नंबर देखिएगा, थोक बाजार में कम कीमतों पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण खुदरा सब्जी बेचने वालों ने सब्जियों की कीमतें लगभग 20% तक बढ़ा दी। The retail vegetable vendors increased the prices of vegetable by about 20% due to non-availability of vegetables at lower prices at the wholesale market. एक बात बताओ, खुदरा क्या क्या लिखा हुआ है? खुदरा, रिटेल में सब्जी बेचने वालों ने क्या किया? सब्जियों के दाम 20% तक बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए साहब? क्योंकि उनको भी होलसेल में महंगी मिल रही है, वो भी महंगी ला रहे, तो महंगी बेचेंगे। अब अजम्पशन उन्हीं का तो होगा। क्या होगा अजम्पशन? लोग अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदना पूर्णतया बंद कर देंगे। गलत। द कस्टमर्स में, अरे मे लगा रखा, फिर मैंने गलत कैसे किया? अरे पढ़ो तो सही। द कस्टमर्स में टोटली स्टॉप बाइंग वेजिटेबल्स एट द हायर प्राइस। अरे भाई, अगर सब्जियों के दाम महंगे हो गए, आप महंगा खरीद के ला रहे हो, महंगा बेच रहे हो, तो आप ये तो सोच सकते हो कि लोग सब्जियां थोड़ी कम खरीद सकते हैं। पहले 10 लोग आते थे, अब 8 आ सकते हैं। पहले 1-1 किलो खरीदते थे, अब पौन-पौन किलो खरीद सकते हैं। कुछ कमी आएगी, ये तो समझ सकते हो, लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हो कि लोग अब सब्जियां खरीदना पूरी तरह से बंद कर देंगे? अगर आप सचमुच ऐसा सोचते हो कि लोग सब्जियां खरीदना पूरी तरह से बंद कर देंगे, तो फिर आप खुद भी तो खरीद कर लाओगे। आप सोचो, कोई एक मशीन है, वो मशीन पहले 1000 की आती थी, और अभी चाइना से आ नहीं पा रही कोरोना की वजह से, अब वो मशीन आ रही है 10,000 की। पहले 1000 की आती थी, अब आ रही है 10,000 की। तो जो बेचने वाला, उसको लगता है पता नहीं को खरीदने लाए, तो अगर उसको लगता है कि कोई खरीदने नहीं आएगा, तो वो खुद भी खरीद के नहीं लाएगा। और 10,000 की होने के बावजूद भी वो खरीद के ला रहा है, तो इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि 1000 की जगह 10,000 मेरी कॉस्ट आ रही है, तो भी मैं खरीद के ला रहा हूं, इसका मतलब लोग खरीदने आएंगे, फिर ना आए वो रिजल्ट की बात है। मेरी बात आप समझ पा रहे? इसीलिए देखो, कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, 30-30, 40-40 हजार के, और उनकी एक्सपायरी होती है 15 दिन की। तो फिर मेडिकल वाला क्या बोलता है? साहब लिखवा जाओ, आप शाम को अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन मैं रखूंगा नहीं। क्यों? उसको लगता है लोग ना आएंगे। तो यहां पर आप समझो, महंगी सब्जी होने के बावजूद आप ला रहे हो, उसका मतलब क्या लगता है आपको? कि लोग अभी भी अधिक कीमत पर भी सब्जियां खरीदेंगे। कम खरीद सकते नहीं, खरीदेंगे, सो ये तो पूर्णतः बंद करवा रहे हैं। गलत। दूसरा, अब भी लोग खुदरा बेचने वालों से सब्जियां खरीदेंगे। द कस्टमर्स में स्टिल बाय वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही है। पहले वाला गलत है, और दूसरा वाला क्या बताइए सही है। और आज का आखिरी लेते हैं, 5 नंबर देखो, कॉलेज में विविध पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु फॉर्म लेने के बड़ी संख्या में विद्यार्थी और माता पिता लाइन में खड़े थे। A large number of students and parents stood in the queue to collect forms for admission to various undergraduate courses in the college. कॉलेज में कई तरह के पूर्व स्नातक अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम जो हैं, उनमें प्रवेश हेतु फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी खड़े थे और माता पिता भी खड़े थे। क्या करने के लिए खड़े थे साहब? कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी और माता पिता खड़े। तो कौन खड़ा है साहब? विद्यार्थी और माता पिता। तो अजम्पशन किसका होगा? अरे जो खड़ा है उसी का होगा, और किसका होगा? तो उनके नजर से देखो, पहला, कॉलेज प्राधिकरण लाइन में खड़ी सभी को प्रवेश दे पाएगा। द कॉलेज अथॉरिटी मे बी एबल टू एडमिट ऑल दोज हु स्टूड इन द क्यू। बिल्कुल गलत। अब यहां पर आप मेरा विरोध कर सकते हो कि आप देखो मे लगा रखा है, और मे के साथ यही तो बोल रखा है कि सबको एडमिशन दे सकता है, दे देगा वो थोड़ी होगा। मैं अभी आपको बताता हूं, 1 मिनट रुको, दूसरा भी पढ़ लेते फिर बात करेंगे। अभी दूसरा, लाइन में खड़े सभी लोगों के लिए कॉलेज प्राधिकरण के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म होंगे। बिल्कुल सही।
पहला गलत और दूसरा सही। अब आप मेरी बात सुनेंगे ढंग से, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद ही, या आखिरी है बस, इसको तो ढंग से सुन लो। आपको मेरे का एक सवाल का जवाब देना है, सुनो। वैकेंसी है 50,000 कोई एग्जाम में, आपका एग्जाम बार बार टारगेट नहीं करूंगा मैं। वैकेंसी है 50,000, फॉर्म भरे 20 लाख लोगों ने। 50,000 वैकेंसी है, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। तो जब आपने फॉर्म भरा तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपके दिमाग में यह चल रहा था कि आपका सिलेक्शन हो सकता है? हां बिल्कुल। या होगा गारंटी से? गारंटी से नहीं, हो सकता है, लेकिन गारंटी ऐसी लो कि तैयारी शानदार हो जाए। फिर भी हम बात करेंगे, कारण कुछ भी हो सकते हैं, टेक्निकल भी, इसलिए मे के साथ बात होती है। एलआर को झूठा साबित नहीं कर सकते। लेकिन मुझे आप सच सच बताओ, जब हम फॉर्म भर रहे थे तो क्या हमारे दिमाग में यह चलता है कि जिसने फॉर्म भरा है उस सबको नौकरी मिल जाएगी इसी वाली? ना साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अब देखो, मैं अगर आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, लोग बचाव की कोशिश कर रहे हैं, तो बचाव के लिए सरकार ऐसे बोल रही है, सब लोग फॉलो कर। हम क्या सोचते हैं, और हम लोग ऐसे बचा लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, हम बच जाएंगे। तो हम क्या ये सोचते हैं कि इंडिया नहीं, वर्ल्ड का हर आदमी बच जाएगा। अगर हर आदमी बच जाएगा, हर आदमी की गारंटी हम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर मैं आपसे बात करूं, कोई सरकार की स्कीम आई, सब किसकी, उनको प्लॉट मिलेंगे अलॉट करके, आप समझते हैं, लॉटरी सिस्टम है, कोई स्कीम निकली है ना, कोई प्राधिकरण की, अथॉरिटी की, सरकारी डिपार्टमेंट की, कि सब 200 प्लॉट्स है या फ्लैट्स है, कुछ भी मान लो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनना, बस ये आखिरी एग्जांपल है। अब आपने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया। अब 200 तो ऑप्शन है, 200 जमीन है या फ्लैट है, और अप्लाई करने वाले हो गए 50,000। तो जब मैंने और आपने अप्लाई किया तो क्या सोचा कि मुझे प्लॉट मिल सकता है, मस्त तो मैं भी नहीं लगाऊंगा, मुझे प्लॉट मिल सकता है, मुझे प्लॉट मिलेगा, गारंटी, ये नहीं चलेगा, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होगी, मैं के साथ बात होगी बस। लेकिन मेरे को पता है 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो मैं क्या हो सकता है सरकार का मन बदल जाए और पूरे 50,000 मिल जाए। अरे 50,000 है ही नहीं, होते ही नहीं है। अब बात इस पे आते हैं, जब भी आप याद करो, जनरली बोल रहा हूं, इन जनरल, कॉलेज की सीटें खाली पड़ी है उसको छोड़ो, एक्सेप्शंस को छोड़ दो, अपवाद की बात नहीं कर रहे, सामान्यतः क्या होता है उसकी बात हो रही है, क्योंकि सामान्यतः जो होता है वो अजम्पशन में चाहिए। जनरली क्या होता है, जब हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, मिल सकती है, हमें हमारा एडमिशन हो सकता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि लाइन में जो जो खड़ा है उस सबको मिल जाएगी और सबका एडमिशन हो सकता है। और लेकिन यह बात तय है कि अगर आप एलिजिबल हो तो नौकरी के लिए आप फॉर्म तो भरने के अधिकार हो, है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपको फॉर्म चाहिए उस प्लॉट की अप्लाई करने के लिए और डेट अभी बाकी है और फॉर्म खत्म हो गए, तो उनको छाप के दोबारा देने पड़ेंगे भले से, क्योंकि नियमों के हिसाब से फॉर्म तो लेने का अधिकार है। तो यहां पर जो दूसरा लिखा है कि लाइन में खड़े सभी लोगों के लिए कॉलेज प्राधिकरण के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म होंगे नहीं तो अवेलेबल कराएंगे, ये तो सही है, क्योंकि जो भी लाइन में खड़ा है और डेट अभी नहीं गई है तो उसको फॉर्म तो मिलेगा, लेकिन उसको एडमिशन भी मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा, ये सोच गलत है। उम्मीद करता हूं आपको एलआर लॉजिकल पार्ट में मजा आ रहा होगा। अभी इस अजम्पशन का, अभी इसमें कई सारे सेशंस बनाएंगे अपन। पहले तो अजम्पशन का दूसरा पार्ट में कल लेकर आऊंगा, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, सबको लेकर डिस्कशन करेंगे, आपको मजा आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्पेशली एलआर के लिए, आप इसको जरूर जरूर देखिए और मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि उनको ना केवल एग्जाम में फायदा हो बल्कि आम जिंदगी में भी फायदा हो, उनको पता चल सके किसी से हाव भाव से बात करने से, उसके जो जेस्चर्स है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उसके हैंड मूवमेंट है, यही तो पर्सनैलिटी को चेक करना होता है, उससे पता लग जाए, ताकि इस कलयुग में ठगी ना हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आजकल होता क्या है, लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं, कमिटमेंट कम होता है, और कम से कम हमें सही और गलत का पता तो होना चाहिए। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, अगर हम किसी गलत आदमी को पहचान ले तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम सही आदमी को पहचान लेना तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है सेशंस में, है ना? आप लोग अच्छी तैयारी करें, शुभकामनाएं मेरी हमेशा आप लोगों के साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।